दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की रिपोर्ट में बात उस नाम की जो आने वाले दिनों में भारत की न्यायपालिका का सबसे बड़ा चेहरा बनने जा रहा है, जस्टिस सूर्यकांत। लेकिन जैसे जैसे उनके नाम की घोषणा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई के पद के लिए तय मानी जा रही है, उसी रफ्तार से विवादों की लहरें भी तेज होती जा रही हैं। वही सूर्यकांत जो अपनी सख्त टिप्पणियों, तीखे फैसलों और राजनीतिक तौर पर गर्म माने जाने वाले बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहे हैं, आज हम उसी शख्स की न्यायिक यात्रा के उन पड़ावों को खोलने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी थी और जिनकी वजह से मोदी, योगी और बीजेपी समर्थक तबकों में उन्हें एक पक्षपाती चेहरा कहने की आवाजें उठी। दोस्तों, जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो आम जनता की नजर में एक उम्मीद की किरण झलकती है, वो कि अदालत राजनीति से परे निष्पक्ष और सख्त फैसलों की प्रतीक है। मगर जब सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के बयान खुद राजनीतिक बहस का मुद्दा बन जाए, तब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर न्याय और राजनीति की लकीर कहां धुंधली पड़ रही है। जस्टिस सूर्यकांत की कहानी भी कुछ वैसी ही है। उनके कई फैसले ऐसे रहे जिन्होंने जनता को झकझोर दिया, सरकारों को हिला दिया और सोशल मीडिया पर बवंडर खड़ा कर दिया। याद कीजिए साल 2022 का वो दौर जब देश में एक टीवी डिबेट ने ऐसा तूफान खड़ा किया था कि सड़कें जल उठी, मंदिर मस्जिद की दीवारें बहस का हिस्सा बन गई और उदयपुर की गलियों में खून बहा। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी ने देश भर में आग लगा दी थी। उस वक्त पूरा देश गुस्से में था, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और अदालत में नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका दाखिल की थी कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को एक जगह ट्रांसफर किया जाए क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने उस याचिका पर सुनवाई की, उसका नेतृत्व कर रहे थे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेपी पारदीवाला। उसी सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी आई उसने देश को हिला कर रख दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, इस देश में जो कुछ हुआ है उसकी जड़ नुपुर शर्मा की ढीली जुबान है। यह है एक लाइन, एक वाक्य, लेकिन इसने पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया। कोर्ट की टिप्पणी विपक्ष के लिए हथियार बन गई और बीजेपी समर्थकों के लिए चोट। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर नुपुर शर्मा और बॉयकॉट जस्टिस सूर्यकांत दोनों ट्रेंड करने लगे। ये पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को इतने खुले तौर पर राजनीतिक तौर पर देखा गया। कई रिटायर्ड जजों ने, नौकरशाहों और सेना के पूर्व अधिकारियों ने खुला पत्र लिखा और कहा कि यह न्यायिक गरिमा के खिलाफ है कि किसी नागरिक को बिना मुकदमे के, बिना सुनवाई के केवल टिप्पणी के आधार पर दोषी ठहरा दिया जाए। परंतु दूसरी ओर सेक्युलर और उदारवादी खेमे ने जस्टिस सूर्यकांत को लोकतंत्र की आवाज बताया, जिसने सत्ता के अहंकार के सामने सच्चाई से बात करी। यही विरोधाभास उनकी पहचान बन गया। एक ऐसा जज जिसे एक पक्ष जनता का नायक कहता है तो दूसरा पक्ष न्यायपालिका का राजनीतिक जज। मगर ये पहला और आखिरी मौका नहीं था जब उनके फैसले सुर्खियों में आए। दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले की बात है। मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री विजय शाह ने आर्मी ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्हें पाकिस्तानी बहन कह दिया था। देश भर में इसकी निंदा हुई। मंत्री ने माफी मांगी, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और बेंच में जस्टिस सूर्यकांत बैठे थे तो उन्होंने कहा, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। उन्होंने मंत्री की माफी ठुकरा दी और कहा कि हर शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए क्योंकि उसकी गूंज समाज में दूर तक जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक विशेष जांच कर यानी कि एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया, जिसमें 3 आईपीएस अधिकारी और 1 महिला अधिकारी भी शामिल थे। बीजेपी आईटी सेल ने तुरंत इस फैसले को ओवर एक्टिंग कह दिया, इसे जज का ओवररीच बताया, लेकिन विपक्ष ने इसे कानून की जीत करार दिया। दोस्तों, यही वो बिंदु है जो जस्टिस सूर्यकांत की छवि को और धूमिल करता गया। एक तरफ न्याय के पक्षधर, दूसरी तरफ बीजेपी विरोधी। और जब बीजेपी विरोधी टैग लग जाए तो आज की राजनीति में इसे बच पाना नामुमकिन है। अब जरा लौट चलते हैं साल 2017 की ओर, जब देश के 2 राज्यों हरियाणा और पंजाब में आग लगी थी। गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकुला और सिरसा में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, सैकड़ों घायल हुए, करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। उस वक्त हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक प्रशासनिक विफलता के आरोप लगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत भी थे, उन्होंने अपने आदेश में कहा कि यह राज्य की नाकामी है।
एक युद्ध जैसी स्थिति थी जिसे युद्ध की तरह संभालना चाहिए था। कोर्ट ने दोनों सरकारों को फटकार लगाई और कहा कि हिंसा रोकने में पूर्ण असफलता रही है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि नुकसान की भरपाई डेरा सच्चा सौदा के फंड से होनी चाहिए। यह आदेश ऐतिहासिक था लेकिन राजनीतिक रूप से विस्फोटक भी, क्योंकि बीजेपी सरकार पर न्यायपालिका ने सीधी उंगली उठाई थी। बीजेपी समर्थकों ने इसे राजनीतिक हस्तक्षेप बताया, वहीं विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की जिंदा मिसाल। ये मामला जस्टिस सूर्यकांत की न्यायिक जीवन का पहला बड़ा राजनीतिक विवाद था जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। अब आते हैं 2024 पर। दिल्ली की शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी केस, ये वही मामला है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल दहिया की बेंच ने केजरीवाल को जमानत दे दी। बीजेपी ने इसे राजनीतिक पक्षपात कहा। पार्टी के प्रवक्ता अमित मालवीय ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है लेकिन बेईमानी अभी भी कायम है। वहीं बांसुरी स्वराज ने तंज कसा, अब जेल वाला सीएम बेल वाला बन गया। ये मामला और भी चर्चित हुआ क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि बेल कोई उपहार नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। विपक्ष ने इस बयान को लोकतंत्र की जीत बताया था और बीजेपी ने इसे न्यायपालिका की विफलता। इन तमाम फैसलों के बीच एक पैटर्न दिखाई देता है। जहां भी सत्ता में बीजेपी या उसके सहयोगी हैं, वहां जस्टिस सूर्यकांत के फैसले उनके खिलाफ माने गए। यही कारण है कि अब जब वो सीजेआई बनने वाले हैं, सोशल मीडिया पर बॉयकॉट जस्टिस सूर्यकांत जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। बड़े बड़े नेताओं ने साफ कहा कि सूर्यकांत का रवैया कई बार अनुचित प्रतीत हुआ है। संसद में बीजेपी सांसदों ने सवाल उठाए कि क्या वो सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी पर बैठकर निष्पक्ष रह पाएंगे। वहीं कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि ऐसे फैसलों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत किया है क्योंकि उन्होंने सत्ता के सामने झुकने से इनकार किया। सच ये है कि सूर्यकांत एक ऐसी शख्सियत बन गए हैं जिनके हर शब्द, हर टिप्पणी और हर आदेश को राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगा है। दोस्तों, ये भी संयोग नहीं है कि जब मौजूदा सीजेआई BR गवई अपने कार्यकाल के अंतिम महीने में है और सूर्यकांत को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया जा रहा है, तभी ये पुरानी फाइलें फिर से खोली जा रही हैं। नुपुर शर्मा वाला विवाद फिर से वायरल किया जा रहा है। राम रहीम वाले आदेश के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और विजय शाह केस की क्लिप्स बीजेपी समर्थक अकाउंट्स पर तैर रही हैं। ये सब उस समय हो रहा है जब देश न्यायपालिका की भूमिका को लेकर पहले से ही बहस के दौर से गुजर रहा है। गवई साहब के मॉरिशस वाले स्पीच पर भी सवाल उठे थे, जहां उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा था कि न्यायपालिका को सरकार के साथ टकराव में नहीं बल्कि सहयोग में काम करना चाहिए। उस वक्त विपक्ष ने कहा था कि यह बयान न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। अब वही बहस सूर्यकांत के साथ भी शुरू हो गई है, लेकिन उलट रूप में। अब सवाल यह है कि क्या सूर्यकांत का न्यायिक सफर वाकई राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित रहा है या फिर वो केवल अपने कर्तव्य के प्रति सख्त रहे हैं। अगर उनके फैसलों को ध्यान से देखा जाए तो उनमें एक समानता जरूर दिखती है। वो सत्ता से सवाल पूछने से नहीं डरते, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य की बीजेपी सरकार। उन्होंने हमेशा प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करने की कोशिश की। यही वजह है कि जस्टिस सूर्यकांत की न्यायिक भाषा भी आम जजों से अलग मानी जाती है। उनके आदेशों में भावनात्मक और नैतिक चेतावनियां झलकती हैं। उदाहरण के तौर पर नुपुर शर्मा केस में उन्होंने कहा था कि अगर किसी नेता की जुबान पर नियंत्रण नहीं है तो फिर समाज में आग लगना तय है। यह बयान कोर्ट रूम से निकलकर राजनीति के मैदान तक गूंज गया। वहीं विजय शाह केस में उनका कथन पब्लिक फिगर की गलती केवल गलती नहीं, समाज को दिशा देने वाली चूक होती है। ये दिखाता है कि वो केवल कानून की धाराओं में नहीं बल्कि उसके सामाजिक असर में भी न्याय देखते हैं। लेकिन आज की राजनीति में न्याय की भाषा और राजनीति की भाषा अलग नहीं रही। कोर्ट का हर फैसला टीवी डिबेट का विषय बनता है। हर टिप्पणी को प्रो या एंटी टैग दिया जाता है। यही कारण है कि सूर्यकांत के हर निर्णय को लेकर दो समानांतर कथाएं चलती हैं। बीजेपी समर्थक कहते हैं कि वो लिबरल जज हैं जो हमेशा हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ बोलते हैं, वहीं विपक्ष उन्हें संविधान का सच्चा प्रहरी बताता है। सच कहें तो इन दोनों ही दृष्टिकोणों के बीच कहीं ना कहीं वास्तविकता भी छिपी है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत के फैसले ना तो पूरी तरह किसी विचारधारा के पक्ष में हैं और ना ही पूरी तरह किसी दल के खिलाफ, बल्कि वो उन मामलों में सक्रिय दिखते हैं जहां सत्ता की जवाबदेही सवालों में होती है। अब जब वो 23 नवंबर को देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में पदभार संभालने वाले हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनके पुराने विवाद उनके वर्तमान को प्रभावित करेंगे या नहीं। उनकी नियुक्ति के साथ एक नया युद्ध शुरू होगा, क्योंकि गवई के बाद पहली बार ऐसा जज सीजेआई की कुर्सी पर बैठेगा जो बार बार सत्ता से टकराव में आया है। और
ये बात बीजेपी के लिए सहज नहीं है। इसीलिए सोशल मीडिया पर पहले से माहौल बनाया जा रहा है कि अगर सूर्यकांत सीजेआई बने तो न्यायपालिका पक्षपाती हो जाएगी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या उस जज की टिप्पणी को उसके पूरे करियर की पहचान बना देना न्याय संगत है? दोस्तों, अदालतों का इतिहास बताता है कि सख्त जज हमेशा विवादों में रहे, चाहे वो जस्टिस लोया हो, जस्टिस चरमेश्वर हो या जस्टिस दीपक गुप्ता। और अब इस सूची में नया नाम जुड़ने जा रहा है, जस्टिस सूर्यकांत। लेकिन जनता की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि क्या वो अपने कार्यकाल में न्यायपालिका की गरिमा को ऊंचा उठाएंगे या फिर विवादों के घेरे में ही रहेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जस्टिस सूर्यकांत के बारे में क्या सोचते हैं? क्या बहुजनों के लिए एक नया आयाम खड़ा हो पाएगा? और आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।